फ्रेंड्स, भारत की विदेश नीति आज सबसे बुरे दौर में है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि भारत के साथ एक भी देश खड़ा नहीं है। कम से कम कोई हो या ना हो, पड़ोस के 7-8 देश भारत के साथ हर हाल में खड़े रहते थे, उसमें से एक भी नहीं है। आज हालत ये है कि भारत के साथ एक भी नहीं है और चीन के साथ सबके सब है। ये आज की सच्चाई है। दूसरी बात, मुस्लिम देश के साथ रिश्ता खराब हुआ। हमास ने जब अटैक किया इजराइल पर, तो भारत ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। बाद में समर्थन किया गाजा को भी, ये तब तक बात बिगड़ गई थी। और ये जो 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज, वो भारत के साथ आज खड़े नहीं हैं। ये आज की सच्चाई है। तीसरी बात, ये ग्लोबल साउथ को ही पहले कहा जाता नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो मेंबर थे वही आज ग्लोबल साउथ की जो फॉरम है G77, उसके सदस्य हैं। सदस्य वही हैं, नाम बदल गया है। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जन्मदाता भारत था, नेतृत्व भारत के हाथ में। आज ये ग्लोबल साउथ की जो संस्था है G77, इसका नाम है G77 चाइना। कभी हमने नहीं सुना है किसी इंटरनेशनल फोरम का नाम किसी एक मुल्क के नाम पर हो। उसका नाम है G77 चाइना। पूरी तरह चाइना के हाथ में इसका नियंत्रण है, भारत कहीं नहीं है उसमें। तो ग्लोबल साउथ का मतलब हुआ करीब दुनिया की 2/3 देश, ये अफ्रीका के देश, एशिया के देश, लैटिन अमेरिका देश, जो नॉन अलाइनमेंट में रहा करता था, भारत के नेतृत्व में था, आज अलग थलग है। तीसरा देखिए, अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भारत के साथ दोस्ती तो करता है, लेकिन चीन को भी खुश कर रहा है। भारत के खिलाफ कुछ ऐसे काम करता है ताकि चीन खुश हो जाए। उसमें से एक काम है खालिस्तानी जो टेररिस्ट है उसको पनाह दिए हुए है। अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि अमेरिका को भारत का एक रॉ का ऑफिसर चाहिए। वो ये जो टीटी है, उस टीटी के आधार पर उसको अमेरिका भेजना है ताकि उसको सजा दी सके, क्योंकि वो जवाबदेह है वहाँ के खालिस्तानी टेररिस्टों को मरवाने में। अब देखिए इसको क्या कहेंगे आप, दोस्त या दुश्मन? अमेरिका समझौता बहुत करता है भारत के साथ, कभी डिफेंस आइटम के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसे लागू नहीं करता है। ये भी सच है। तो वहाँ भी अलग थलग। जहाँ तक रसा की बात है, आज तक रसा शुरू से लेके आज तक सबसे विश्वासी मित्र अगर कोई है वो रसा तभी था, आज भी है। लेकिन आज वो क्या करेगा? आज वो स्वयं फंसा हुआ है यूक्रेन के युद्ध में। तो दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं देता उसको। तो भारत का जो परेशानी है वो और बढ़ती जा रही है। अकेला हो जाना ये सब कारण से मैं कह सकता हूँ भारत अकेला अलग थलग है। लेकिन एक बात और है, इसका दोषी कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या भारत ने गलत किया है? हाँ, भारत गलत कर सकता है, परिस्थिति बस। अब देखिए, जैसे दोहरी नीति अपनाई इजराइल और हमास सवाल पर, तो मुस्लिम देश बिगड़ गए, पड़ोसियों के साथ संबंध नहीं बना सके, ढीला ढाला चलता रहा, तो आज पड़ोसी बिगड़ गए हैं। ये तो सच है। लेकिन सिर्फ भारत दोषी नहीं है, ये बदलती हुई दुनिया भी दोषपूर्ण है। भारत का कोई हाथ नहीं है यूक्रेन और रूस के युद्ध कराने में है। आज यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, उस कारण से भारत अकेला है। कम से कम रसा तो भारत के साथ खड़ा होना था, आज नहीं खड़ा हो पा रहा है। भारत दोषी नहीं है मिडल ईस्ट में, ये जो इजराइल का, ईरान का या हमास का युद्ध चल रहा है, भारत दोषी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स दोषी है। तो ये सारी बातें हैं जो भारत दोषी हो सकता है, लेकिन बदलती हुई जो तस्वीर है दुनिया की, उसके कारण भी ये नौबत आई हुई है। और रही बात, इसी हालत में प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस जा रहे हैं। वहाँ ब्रिक्स का सम्मेलन है, समिट है, उसमें हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स का क्या मतलब हुआ? इसमें 5 लेटर है, वही 5 देश हैं इसके सदस्य। अब देखिए, जैसे B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रसा स्टैंड्स फॉर R स्टैंड्स फॉर रसा,
I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। उसका समिट हो रहा है रसा में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। ऐसी परेशानी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तो संभावना है कि शायद जो भारत अलग थलग है, भारत की जो परेशानी है, शायद उसका कुछ सुधार हो जाए, यह आशा है। लेकिन ये सवाल उठता है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्रिक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि कारण क्या है। उसका कारण ये है कि आप जानते हैं भारत जो है नॉन अलाइंड कंट्रीज है, तटस्थ है, निष्पक्ष है, ये बैलेंस है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रसा और चाइना है, बीच में भारत। तो रसा चाइना में भारत है, इसी कारण से भारत ब्रिक्स का मेंबर है रसा और चाइना के साथ, और एससीओ का भी मेंबर है रसा और चाइना के साथ। एक तरफ तो ये दोनों संस्था है रसा और चाइना के साथ, दूसरे तरफ क्वाड का भी सदस्य है भारत, जो अमेरिका के साथ है। दोनों के साथ भारत है, तो जाहिर है कि भारत बैलेंसिंग पावर में स्ट्रांग है, नॉन अलाइंड का निर्वाह कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर पुतिन से मिलना है, बायलैटरल टॉक पुतिन ने कहा है हम करेंगे मोदी से। अब पुतिन, और बल्कि 2 दिन पहले पुतिन ने अनाउंस किया, भारत की सराहना की, कहा कि भारत शांति प्रिय देश है और शांति से हमारी जो परेशानी है यूक्रेन के साथ, उसको दूर करने में लगा हुआ है, कि सराहना की है। लेकिन क्या भारत की बात मान लेगा शांति से समझौता करने का यूक्रेन के साथ? उसमें एक परेशानी ये है कि युद्ध के दौरान जो रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्से को अपने साथ मिला लिया है, जो रूस से सटा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। यूक्रेन कहता है जब तक कि उसको छोड़ेगा नहीं तब तक हम समझौता करेंगे नहीं। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन कहता है हमारे लिए 2 ही रास्ता है कि हमारी सुरक्षा बनी रहे, या तो हम नेटो के मेंबर बन जाएं या न्यूक्लियर पावर हम बन जाएं। तो ये बड़ा ही विषम स्थिति है, लेकिन मोदी की सराहना करनी पड़ेगी। इसमें भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समझौता दोनों में हो जाए। तीसरी बात एक और है कि वहाँ पर संभावना है कि शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, शायद उनसे भी भेंट हो जाए। उनसे भेंट हो जाएगी तो दोनों आमने सामने रहेंगे। तो लद्दाख बॉर्डर पर जो 4.5-5 साल होने चला, जो वहाँ की सेना 80,000 सैनिक बैठे हुए हैं, शायद उसका कुछ रास्ता निकल सके। और अभी आज ही का न्यूज़ ये है कि चाइना ने ये डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है डिप्लोमेसी पर। क्या प्रोटेस्ट लॉन्च किया है? उसने कहा है कि ताइवान का ऑफिस है बॉम्बे में, व्यापार का ऑफिस, जबकि ताइवान और चाइना एक ही देश है, वन कंट्री है। तो भारत क्यों दे दिया उसको अलग से ऑफिस वहाँ पर? इसलिए चाइना ने प्रोटेस्ट किया है। ये सारी बात हो सकता है जब आमने सामने हों तो कुछ रास्ता निकल जाए, ये कारण है। और तीसरी बात एक और है, वहाँ ईरान भी मेंबर है, इसका बाद में बना है, और 5 देश, ईरान भी उसमें से है। ईरान से बात होगी प्रेसिडेंट मोदी की तो पता चलेगा कि मोदी का जो एजेंडा है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो, ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध शांति से निपट जाए, शायद ईरान के साथ बात करने पर कुछ रास्ता निकल सकता है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है मोदी का वहाँ जाना। तीसरी बात है, ये जो संस्था है ब्रिक्स, इसका एक बड़ा ही अहम अंग है, हिस्सा है, उसका नाम है, उसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक इतना अधिक महत्वपूर्ण है, आप अंदाज कीजिए। कहा जाता है कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक से, सीधा कंपटीशन है। इतनी बड़ी संस्था है। इसकी खास बात यह है कि करीब करीब $40 बिलियन का प्रोजेक्ट चल रहा है दुनिया में इसका, आप अंदाज कीजिए। और ये जो संस्था है, इसमें कंटिजेंट फंड है। अगर किसी देश को, जो इसके सदस्य हैं, उसको अगर इमरजेंसी में आज ही पैसा चाहिए तो आज ही पैसा मिल जाता है। ये सुविधा न वर्ल्ड बैंक में है और न IMF में है। और इसके साथ ही शुरू में जब बना था, ये 5 देशों ने जब बनाया था,
ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो हर देश ने 10-10 बिलियन, 10 बिलियन ईच, एवरी कंट्री हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इनिशियली। सो टोटल अमाउंट इज 50 बिलियंस। 50 बिलियन में भारत का भी हिस्सा है, इंटरेस्ट है भारत का। ये सारी बातें हैं। तो ब्रिक्स महत्वपूर्ण है सबके लिए, भारत के लिए खास करके और भी अधिक है, क्योंकि ये 5 ही देश अहम देश हैं। अब इसके बाद देखिए, इसका और भी कारण ये है कि कहा जाता है कि ये जो ब्रिक्स है वो G7 के टक्कर का है, कंपटीशन का है। G7 जो डेवलप्ड कंट्री का 7 देशों का संस्था है, उसका बड़ा कॉम्पिटिटर है ये। देखिए, ये ब्रिक्स जो है वो करीब करीब $38 बिलियन की संस्था है। जो देश इसके हैं मेंबर, उस सबके जीडीपी को मिलाइए तो करीब करीब पूरी दुनिया की 38% जीडीपी उसके पास है। और ब्रिक्स बहुत पीछे नहीं है, करीब करीब $34 ट्रिलियन जो है, ये जो सदस्य हैं पांचों, इनकी संपत्ति है, इनका जीडीपी है। तो उसी कॉम्पिटिशन हुआ। लेकिन जहां ये G7 10% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उसको रिप्रेजेंट करता है, वहीं ये ब्रिक्स करीब करीब 42% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उससे बड़ी संस्था हो गई इस मामले में। तीसरी एक और बात है कि जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो ये ब्रिक्स में करीब 27% दुनिया का एरिया इसमें है। तो हर दृष्टि से ब्रिक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें भारत का रहना बहुत ही जरूरी है। भारत कोई मामूली देश नहीं है, वो चीन और अमेरिका और रशिया के साथ साथ भारत भी बड़ा देश है। ये ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट, उसमें भारत का रहना बहुत जरूरी है। और एक और बात है कि वहाँ पर ब्रिक्स में भारत 2 फ्रंट पर लड़ रहा है। ये बड़ी चुनौती है। एक तो चाइना का जो डोमिनेंस है उसको रोकना है भारत को, कि पूरी तरह चाइना हाथ में न चला जाए। दूसरी बात, भारत का जो इमेज है नॉन अलाइंड का, वो बचा रहे। कहीं अमेरिका ये न कह दे कि भारत ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है इस पर ब्रिक्स में। तो इसलिए ये भारत को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ता है। एक तो चाइना का जो अहंकार है, डोमिनेंस, उसको रोकना है। दूसरा, ये इम्प्रेशन बचा के रखना है, इमेज बचा के रखना है। ये ब्रिक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वेस्टर्न कंट्री के साथ भारत नहीं है, ये बात तो है। अब रही बात, जहाँ तक इंडिया की बात है, एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी 4 दिन पहले इंडिया ने अनाउंस किया कि ब्रिक्स का जो एक प्रोग्राम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, डी-डॉलराइजेशन। डॉलर को ख़त्म करो, ये दुनिया की करेंसी नहीं रहेगी, हम खुद अपना करेंसी बनाएंगे। भारत ने कह दिया 2 दिन पहले, पहली बार खुल के कहा कि ये जो प्रोग्राम है डॉलर को समाप्त करने का, भारत उसके साथ खड़ा नहीं है। सबका कान खड़ा हो गया कि भारत ने एकाएक ऐसा क्यों कह दिया। ये सैंक्शन लगा हुआ है रशिया पर डॉलर के कारण। डॉलर के कारण दुनिया की ताकत बनी हुई है, हेजमोनी बनाए हुए है, दादागिरी कर रहा है अमेरिका। आज एकाएक भारत ने कह दिया कि हम इसमें नहीं हैं। अब ये परेशानी बढ़ गई भारत के लिए। इसका नतीजा हुआ कि चाइना ने एडवांटेज लिया, चाइना को एक फ़ायदा हो गया। उसने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि अगर ब्रिक्स में भारत है लेकिन डी-डॉलराइजेशन के प्रोग्राम में नहीं है, तो भारत का औचित्य क्या है यहाँ रहने का, यूटिलिटी क्या है, भारत यहाँ क्यों रहे, क्यों नहीं भारत को निकाल दिया जाए। अब मोदी वहाँ गए हुए हैं, अगर कहीं इस तरह के कोई प्रयास होता है तो मोदी उसको रोकेंगे। अगर चाइना ने ये फॉर्मली सबमिट कर दिया डिमांड, तो रशिया भले भारत के साथ ना हो खुल के, चुप जरूर हो जाएगा, क्योंकि रशिया का भी इंटरेस्ट उसमें है। रशिया चाहता है कि डॉलर खत्म हो, हर देश शायद इस पर सहमत हो जाएगा। एक बड़ा खतरा है भारत के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका जो है, अगर उसको मुझे पूछिएगा अमेरिका को सबसे अधिक भय किससे लगता है, सबसे अधिक डर किससे है अमेरिका को, मैं कहूँगा सबसे अधिक अमेरिका की परेशानी का कारण ब्रिक्स है। उसको लगता है ब्रिक्स जो है
वो हमको कमज़ोर बना देगा। कहीं डॉलर गया तो हम कमज़ोर बन गए। और दूसरी बात, जो रसा में अभी चल रहा है ब्रिक्स का सम्मेलन, इसका जो थीम ही है मल्टीलेटरलिज्म, मतलब यूनिलेटरल जो अमेरिका है उसको हटा दीजिए, उसकी जगह पर 6, 7, 8 कंट्री जो बड़े देश हैं वो सब बराबरी से पूरी दुनिया को चलाएंगे मिलजुल करके। ये सारी बात है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि भारत का रहना वहाँ बड़ा ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। भारत को बनाए रखना है ब्रिक्स में। भारत ने ये जो कह दिया कि हम डॉलर के खिलाफ नहीं हैं, तो अमेरिका खुश तो हो गया, लेकिन चाइना नाराज़ हुआ और मौका खोज रहा है चाइना। ये सारी बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ अपना वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।